ये घटना शायद 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना हो गई, क्योंकि इस विमान हादसे में एक राष्ट्रपति की मौत हुई थी। राष्ट्रपति का मौत होना कोई आम बात नहीं होता, इसलिए ऐसे हादसे अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ जाती है। अगर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या इसमें पायलट की गलती थी या किसी और की साजिश थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 10 अप्रैल 2010 ये पोलिस एयरफोर्स फ्लाइट 101 अपने शेड्यूल से आधे घंटे लेट सुबह के तकरीबन 9:27 पर 89 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर के साथ यह विमान अपने अगले मंजिल रसिया के लिए रवाना होती है। क्रू की बात करें तो कॉकपिट में 4 क्रू थे, एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर, एक नेविगेटर और एक फ्लाइट इंजीनियर। उड़ान के कुछ मिनट बाद यह विमान अपनी मैक्सिमम क्रूजिंग एल्टीट्यूड 33,000 फीट पर पहुंच जाती है। फ्लाइट प्रोसीजर के मुताबिक इसे बीच में एक कंट्री बेलारूस एयरस्पेस से होते हुए गुजरना था, जिसमें कि 3 वे पॉइंट्स थे, बैम्सो, रुदका एंड एस्किल वे पॉइंट्स। और इन्हीं 3 वे पॉइंट्स के सारे आगे बढ़ते हुए सुमलेनेक्स के नॉर्थ एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जो कि रसिया का एक मिलिट्री एयरपोर्ट है। फिर ये एयरक्राफ्ट कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि पोलैंड का एक प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट था, जिसमें कि पोलैंड के प्रेसिडेंट ले कटिनिस्की सवार थे और इनके साथ इनकी पत्नी मारिया और साथ में कुछ अन्य सहकर्मी जैसे पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री पर्सन भी सवार थे। और ये सभी लोग 1940 में मारे गए सोवियत यूनियन के द्वारा 22,000 पोलिस मिलिट्री ऑफिसर्स को 70वीं डेट एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। ये घटना रसिया के सुमलेनेक्स के कटियन फॉरेस्ट में हुई थी, इसलिए इसे कटियन मास इकर के नाम से जाना जाता है, जो कि सुमलेनेक्स के वेस्ट में 19 किलोमीटर दूर में स्थित है। लैंडिंग से 28 मिनट पहले कैप्टन बेलारूस के मिस कंट्रोल से संपर्क साधकर सुमलेनेक्स नॉर्थ एयरपोर्ट की विजिबिलिटी का जायजा लेते हैं। जवाब में मिस्क ETC के द्वारा पायलट को यह बताया जाता है कि सुमलेनेक्स नॉर्थ एयरपोर्ट का विजिबिलिटी सिर्फ 400 मीटर ही है। कुछ मिनट बाद यह विमान एस्किल वे पॉइंट्स को भी क्रॉस कर जाती है, जिसके बाद क्रू को सबसे पहले रसिया के मॉस्को ETC से कांटेक्ट होती है, देन सुमलेनेक्स के नॉर्थ ETC से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह सुमलेनेक्स नॉर्थ एयरपोर्ट एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, इसलिए इस एयरपोर्ट की कॉल साइन थी कोर्साज। वेल था तो ये एक मिलिट्री एयरपोर्ट ही, लेकिन इसके सभी नेविगेशनल एड्स एंड रडार सिस्टम ओल्ड एंड डम थे। मतलब ये कि जो एंटीनास एंड रडार सिस्टम एक मॉडर्न एयरपोर्ट पे होता है, इस एयरपोर्ट पे ऐसा था नहीं। इसके सभी इंस्ट्रूमेंट्स पुराने रशियन एंड वेल मेंटेन नहीं थे। प्लस जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे वो भी सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की समझ नहीं थी, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड के सभी ETC और पायलट को जानना और बोलना कंपल्सरी होता है। यहाँ सिचुएशन ऐसा था कि ETC से बात करने के लिए किसी भी क्रू को रशियन लैंग्वेज आना चाहिए था, तो इस फ्लाइट में कैप्टन ही ऐसा एकमात्र शख्स थे जिन्हें रशियन लैंग्वेज की समझ थी। इनिशियल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने के दौरान तकरीबन 10:24 और 32 सेकंड पर कैप्टन सबसे पहले यहाँ भी मौसम का ही जायजा लेते हैं। जवाब में सुमलेनेक्स ETC पायलट को ये बताते हैं कि यहाँ की विजिबिलिटी सिर्फ 400 मीटर ही है। बट इसके अलावा ETC कैप्टन को ये भी एडवाइस देते हैं कि यहाँ की लैंडिंग के लिए विजिबिलिटी बिल्कुल ही सही नहीं है, आप लैंड ना करें तो वही बेहतर होगा। लेकिन शायद डर के कारण कैप्टन या पैसेंजर को निगेटिव रिएक्शन नहीं देना चाह रहे थे। इसी कारण कैप्टन लैंडिंग की तैयारी करने के लिए ETC से नीचे आने का परमिशन मांगते हैं, ताकि वो इनिशियल अप्रोच का प्रोसीजर शुरू कर सके। देन ETC की तरफ से क्रू को डिसेंड करने की अप्रूवल मिल जाती है। अप्रूवल मिलने के बाद यह विमान नीचे आना शुरू हो जाती है। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर सेकेंड रेडियो की हेल्प से याक 40 के क्रू से कांटेक्ट करके फिर से वेदर कंडीशन का जायजा लेते हैं। जवाब में याक 40 का क्रू ये बताते हैं कि यहाँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर ही था। वो तो लास्ट मोमेंट में मैंने किसी तरह लैंड कर लिया था, लेकिन आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि हमारे लैंडिंग करने के बाद एक इल्यूशन 76 मॉडल का एयरक्राफ्ट
2 बार लैंडिंग करने का कोशिश किया था, बट उससे हुआ नहीं और दूसरे वनकोबे एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट हो गई। लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखो। पहले ये याकफोर्ड एयरक्राफ्ट पोलैंड का एक गवर्नमेंट ऑफिशियल एयरक्राफ्ट थी, जो कि ये 18 जर्नलिस्ट के साथ प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट से आधे घंटे पहले उड़ान भरी थी और इस एयरक्राफ्ट से 1 घंटे पहले ही लैंड कर गई थी। इसलिए इस फ्लाइट की क्रू को अच्छे से पता था कि इस एयरपोर्ट का सिचुएशन क्या है। इसी बीच पोलैंड का लेडी प्रोटोकॉल डायरेक्टर इसाबेला तोमासजेव्स्का कॉकपिट में इंटर कर जाती है और कैप्टन से पूछती है कि लैंडिंग में लेट क्यों हो रहा। या कैप्टन इनको सारा सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे लैंडिंग के लिए विजिबिलिटी बिल्कुल ही सही नहीं है, बट एक बार हम लैंडिंग अटेम्प्ट जरूर करेंगे। अगर लैंडिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे अल्टरनेट एयरपोर्ट मिन्स्क या व्हाइट बीएसके के लिए डाइवर्ट हो जाएंगे। और इतना सुनने के बाद इसाबेला कॉकपिट से बाहर चली जाती है। कुछ मिनट के डिसेंडिंग करने के बाद ये विमान ट्रैफिक सर्किट में इंटर कर जाती है। ट्रैफिक सर्किट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी विमान सामने से ना लैंडिंग करके एक पैटर्न को फॉलो करते हुए ठीक रनवे के सामने वाले अपोजिट डायरेक्शन से लैंड करे, उसे ट्रैफिक सर्किट कहते हैं। फिर तकरीबन 10:30 और 33 सेकेंड पर जमीन से 1650 फीट ऊपर फिर से इसाबेला कॉकपिट में इंटर करती है और कैप्टन को इस बार कहती है, हमने प्रेसिडेंट से बात किया है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो अब आगे क्या करना है। फिल का जो ये इसाबेला जो हरकत कर रही थी ये बिल्कुल ही सही हरकत नहीं था, क्योंकि कैप्टन उन्हें सारा मसला पहले ही समझा चुके थे। जबकि इस वक्त कैप्टन के ऊपर वर्कलोड एंड स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। मतलब कि फर्स्ट ऑफिसर की जगह वो खुद एटीसी से बात कर रहे थे, प्लस इस विमान को वो खुद ही हैंडल कर रहे थे। तो बेशक है, ऐसे सिचुएशन में क्रू को बिल्कुल ही फोर्स नहीं करना चाहिए था। डाउनविंड लेग से बेस लेग में एंट्री करने के दौरान एटीसी कैप्टन से पूछते हैं कि आपने इससे पहले इस एयरपोर्ट पर कभी लैंड किया है। तो कैप्टन जवाब देते हैं, हाँ मैंने एक बार लैंडिंग किया था। ऐसा था कि घटना से 3 दिन पहले यानी 7 अप्रैल को वो इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करा चुके थे, क्योंकि उस दिन विजिबिलिटी अच्छी थी इसलिए लैंडिंग पॉसिबल हो पाया था। लेकिन आज के दिन सिचुएशन ही अलग था। सुनाओ अब फ्लाइट बेस लेग से फाइनली में इंटर कर चुकी थी, मतलब कि रनवे की सीध में आ चुकी थी। अब इसी फेज से मौत का काउंटडाउन शुरू होने वाला था। यहाँ प्रॉब्लम ये था कि इस एयरपोर्ट का आईएलएस सिस्टम रशियन था और इस एयरक्राफ्ट में लगा हुआ आईएलएस रिसीवर वेस्टर्न था, जो कि रशियन के आईएलएस सिस्टम के सिग्नल को कैच नहीं कर सकता था। आईएलएस का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो कि घने कोहरे में पायलट को विमान को लैंड कराने में हेल्प करती है। एंड ये 2 तरह की सिग्नल प्रोवाइड करती है, पहला हॉरिजॉन्टल गाइडेंस सिग्नल और दूसरा वर्टिकल गाइडेंस सिग्नल। हॉरिजॉन्टल गाइडेंस सिग्नल विमान को रनवे के सेंटर लाइन से मिलाने में हेल्प करती है और वर्टिकल गाइडेंस सिग्नल एक सटीक एंगल में रनवे के थ्रेशोल्ड तक विमान को नीचे उतारने में हेल्प करती है। ये विमान अब बिना आईएलएस सिस्टम के लैंड करने वाली थी, जो कि बहुत बड़ा मसला था। हॉरिजॉन्टल पाथ को मेंटेन करने के लिए कैप्टन एनडीबी का सहारा लेते हैं। एनडीबी एक नॉन डायरेक्शनल बीकन एंटीना होती है, जो कि एयरपोर्ट पे इंस्टॉल होती है। यह एंटीना सिर्फ पायलट को यह बताती है कि एयरपोर्ट कौन से डायरेक्शन में है, बट ये पायलट को ये नहीं बताती कि आपका फ्लाइट उस एनडीबी एंटीना से कितनी दूरी और कितनी ऊंचाई पर है। लेकिन एनडीबी एंटीना की हेल्प से आगे बढ़ने के लिए पायलट को सबसे पहले एनडीबी के फ्रीक्वेंसी को इनपुट करना पड़ता है। ये फ्लाइट एनडीबी और फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में डाले गए कुछ वे पॉइंट के सहारे आगे बढ़ रही थी, बट ये दोनों इतना भी एक्यूरेट नहीं था कि पायलट को विमान को रनवे के सेंटर लाइन से मेंटेन करने में हेल्प कर सके, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एयरपोर्ट के डायरेक्शन को ही गाइड कर सकती थी, ना कि रनवे के सेंटर लाइन को। अब बची वर्टिकल गाइडेंस, तो वर्टिकल पाथ को मेंटेन करने के लिए किसी तरह की गाइडेंस नहीं थी। यहाँ तक इस एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट भी वर्टिकल स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकता था। इसी कारण कैप्टन को यहाँ खुद से ही वर्टिकल डिसेंट एंड वर्टिकल स्पीड को मैनुअली ही कंट्रोल करना था, जो कि इस घने कोहरे में इस फ्लाइट के लिए रिस्की थी। प्लस यहाँ ईटीसी पायलट को ये भी सही से नहीं बता पा रहे थे कि वो रनवे से कितनी दूरी और प्रॉपर ग्लाइड पाथ पे है भी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था
कि इस एयरपोर्ट का रडार सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा था और तो और रडार डिस्प्ले स्क्रीन बार बार फ्लक्चुएट हो रही थी। इसी कारण एटीसी क्रू को कुछ भी सही से नहीं बता पा रहे थे। तकरीबन 10:40 और 6 सेकंड पर कॉकपिट में पहला TAWS का पहला वार्निंग साउंड आता है, जो कि ये फॉल्स वार्निंग थी। यह फॉल्स वार्निंग आने का कारण ये था कि इस फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में इस एयरपोर्ट का कोई भी डिटेल्स एंट्री नहीं की गई थी, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट का कंप्यूटर इस एयरपोर्ट को पहचान ही नहीं पाया, जबकि फ्लाइट लैंडिंग के लिए नॉर्मल तरीके से डिसेंडिंग कर रही थी। लेकिन ये वार्निंग कंटिन्यूअस बजते ही जा रही थी। सो इस वार्निंग साउंड को बंद करने के लिए कॉकपिट में किसी ने रेडियो एल्टीमीटर को रीसेट कर दिया, जिसके कारण वार्निंग तो चली गई, पर रेडियो एल्टीमीटर में लगभग 170 मीटर की ऊंचाई का एरर आने लगा। मतलब ये कि इस फ्लाइट की एक्चुअल जितनी ऊंचाई थी, तो रेडियो एल्टीमीटर 170 मीटर ज़्यादा का हाइट बताने लगा, जिसके बाद कैप्टन को लगा शायद हमने नीचे आने में लेट कर दिया, इसलिए वो वर्टिकल स्पीड को बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकेंड पर कर देते हैं, जो कि रिकमेंडेड रेट से 2 गुना ज़्यादा थी। बट इस हायर रेट ऑफ डिसेंट के कारण विमान का स्पीड भी स्पेसिफाइड स्पीड से 35 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ गई। और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि ये विमान डाइव जो कर रही थी। अब लैंडिंग में कुछ ही किलोमीटर का फासला बचा था। जैसे जैसे रनवे नज़दीक आते जा रही थी, ठीक वैसे वैसे कॉकपिट में सभी क्रू का स्ट्रेस लेवल बढ़ते ही जा रहा था। सो ग्राउंड से तकरीबन 180 मीटर ऊपर और रनवे से 1 किलोमीटर पहले कॉकपिट में ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गया। इस वार्निंग साउंड का मतलब ये था कि आपका फ्लाइट जमीन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। कृपया कर आप अपने विमान के हाइट को बढ़ा लें ताकि आगे किसी तरह का टकराव ना हो जाए। लेकिन कैप्टन फिर भी इस वार्निंग को इग्नोर करते रहे, और ये जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनिशियल अप्रोच के दौरान एटीसी कैप्टन को पहले ही समझा चुके थे, अगर 100 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको अगर सामने कोई भी रनवे नहीं दिखे तो आप लैंडिंग अबॉर्ट करके क्लाइंब कर जाना। और ये 100 मीटर डिसीजन हाइट थी। सो इसी कारण कैप्टन कंटिन्यूअस वार्निंग को बार बार इग्नोर कर रहे थे और 100 मीटर के हाइट पर जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यह विमान 100 मीटर के हाइट पर पहुंची, कैप्टन कहते हैं अबॉर्ट द लैंडिंग एंड गो अराउंड। इसके ठीक 8 सेकेंड बाद फर्स्ट ऑफिसर भी कैप्टन की बात को रिपीट करते हैं, अबॉर्ट द लैंडिंग एंड गो अराउंड। पर किसी ने भी लैंडिंग को अबॉर्ट करने के लिए इंजन के फुल पावर को बढ़ाया ही नहीं। इसी कारण विमान अपना कंटिन्यूअस हाइट लूज करते ही चली गई। बट 40 मीटर की ऊंचाई पर कैप्टन इंजन के फुल पावर को बढ़ाकर क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। बट इनर्शिया के कारण फ्लाइट का हाइट ड्रॉप होती ही जा रही थी। यह ऐसा था कि इस वक्त इंजन का थ्रस्ट पावर 0% पे था, इसलिए इंजन को पूरी तरह से स्पीड अप होने में लगभग 8 सेकेंड का समय लगने वाला था, जो कि हाइट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम समय थी। इसी कारण कैप्टन के द्वारा इंजन के फुल पावर बढ़ाने के बावजूद भी विमान अपना ऊंचाई खोते ही जा रहा था। पर लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर यह फ्लाइट क्लाइंब करना तो शुरू की ही थी, बट इसके साथ साथ एल्टीट्यूड भी ड्रॉप होती ही जा रही थी, जिसके बाद 20 मीटर की ऊंचाई पर नीचे के पैरों से टकराना शुरू हो गई। और अंत में पायलट की लाख कोशिश करने के बाद भी ये विमान क्लाइंब नहीं कर पाई और नीचे के पैरों और जमीनों से टकराकर बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई। एंड इसके बाद इसमें सवार सभी 83 पैसेंजर समेत सभी क्रू मेंबर्स की जगह पे ही मौत हो जाती है, इवन पोलैंड के प्रेसिडेंट लेख कैटिनस्की की भी। और ये हादसा इस सदी का सबसे बड़ा हादसा बन जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की मौत हुई थी। बट इसके अलावा इस घटना की सबसे अजीब बात ये थी कि हर ब्लैक बॉक्स में एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो कि यही क्रैश की गुत्थी को सुलझाता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में एक की जगह 2 फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर थे, एक पोलैंड की थी और एक रशियन थी। रशियन इसलिए क्योंकि ये रशियन एयरक्राफ्ट थी, लेकिन इसके अलावा यह पोलैंड की भी प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट थी। इसी कारण इसमें 2 फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर थे, ताकि रशिया अपने विमान की कमी को छुपाने के लिए सारा इल्जाम पायलट पे ही ना थोप दे। लेकिन रियलिटी में गलती तो पायलट की ही थी, क्योंकि 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उन्हें इंजन के फुल पावर को बढ़ाकर क्लाइंब कर जाना था, लेकिन वो तकरीबन 40 मीटर के हाइट पर इंजन के फुल पावर को बढ़ाकर क्लाइंब करना शुरू किए थे, जिसके कारण बहुत देरी हो गई थी। दूसरी गलती ये थी कि कैप्टन को बार बार इस घने कोहरे में लैंडिंग करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, जो कि सबसे बड़ी गलती और इलीगल थी। प्लेन चलाने में और दुनिया को चलाने में आसमान जमीन का फ़र्क होता है। अगर आप जिस काम में एक्सपर्ट हैं
तो आप वही काम करें, दूसरे के काम में इंटरफेयर करने का कोशिश ना करें तो वही बेहतर होगा, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है और आप अपने काम में।